दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है रविराज और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है NCERT प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। NCERT क्लास 9th और सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहला सब्जेक्ट भारत आकार और स्थिति है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे हम अपने प्यारे भारत को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। दोस्तों हम जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वस्तुतः हम उसे अपने भारत से जोड़ करके पढ़ते हैं। जैसे अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो भारत का ही ज्योग्राफी है। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो भारत के जो संविधान है, जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाए हैं और आज के नीति निर्माता जो उस संविधान को फॉलो कर हमारे पॉलिसीज बनाते हैं और जो भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले होते हैं, जैसे कि हमारे कलेक्टर जो डीएम होते हैं हमारे जिला के, एसपी, तमाम बड़े अधिकारी एवं पदाधिकारी जो इस पॉलिसी को लागू करते हैं, वहां से लेकर जो अपर लेवल के होते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, सारे संविधान को ही फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम अपने भारत के संविधान को जानते हैं, भारत की जो राजनीति है उसको जानते हैं। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भारत का जो भूगोल है हम उसको जानते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो भारत का इतिहास है हम उसके बारे में वास्तविक अध्ययन कर रहे होते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो भारत की जो अर्थशास्त्र है हम उसका अध्ययन कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारत आकार और स्थिति, यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो एक बार हम उसके आगे भी देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ताकि हम उसका मूल्यांकन कर सके। जैसे भारत का भौतिक स्वरूप हमें इसके बाद पढ़ना है, अफवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जनसंख्या, यानी कि हम भारत के जो साइज एंड लोकेशन है उसे पढ़ेंगे। जो भारत का जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, कितने फील्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पर फील्ड्स हैं, कहाँ प्लेटू है, कहाँ पर वोल्केनो इरेप्शन होते हैं, जो भी फिजिकल आपके फीचर्स हैं इंडिया के, हम उसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र है, हम उसे भी जानेंगे, यानी कि जिसमें रिवर्स है, अलग अलग रिवर्स है। कोई रिवर्स एस्चुरी बनाती है, कोई रिवर्स डेल्टा बनाती है। कौन कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होते हैं, कोई रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कौन से बे में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में या अरब सागर में मिलती है। ये सब चीजें हैं जो हम अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद है जलवायु। जलवायु में जो हमारा वेदर होता है, जो हमारा क्लाइमेट होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस है, हम उस चीज़ों को जानेंगे। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। उसमें हम ये भी देखेंगे कि वेदर को इफेक्ट्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट्स करते हैं। उसके बाद हम 5वें नंबर पर देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जो प्रकृति में बिल्कुल मुक्त रूप से होते हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, जो अपने आप जन्मते हैं। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, और उसमें रहने वाले जो प्राणी है उसके बारे में। छठा है जनसंख्या। जनसंख्या बहुत डीपली चीज है, हम इसे कह सकते हैं कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन है। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो हम इसे देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का ये पार्ट है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें
ये चैप्टर्स क्यों पढ़ने चाहिए। सबसे पहली बात तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में है उसे जरूर इस चीज को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं क्लास में, लेकिन जब उसका आगे चल करके यूज हम समझ नहीं पाते हैं तो हमें उसे फिर से दोबारा पढ़ना होता है। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, जितने भी कंपटीशन हैं, अगर हम उनकी तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये सारी चीजें दोबारा पढ़नी पड़ जाती हैं। तो अगर अभी आप थोड़ा सा जागरूक होकर के अगर आप पढ़ेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अभी पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समय आने से पहले ही आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 12th होते होते बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं, पर वो करते 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 बहुत समय ले लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको जागरूक होने की जरूरत है, जब आपको समझने की जरूरत है, जब आप पढ़ रहे हैं चीजों को, उसी समय आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको बस रिवीजन करनी पड़े, ज्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े, आपका समय की बचत हो। ठीक है दोस्तों, एक बार हम ग्लोब पर भारत की स्थिति को जान लेते हैं, ताकि हमें भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं इसको समझने में आसानी होगी, ताकि भारत में जो संस्कृति का जो आवागमन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कब हुआ है और कौन कौन से संस्कृतियों का आगमन हुआ है, समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि भारत का जो आकार है और उसकी जो स्थिति है मूलतः किस तरह से वो बनी हुई है। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब खींचते हैं। ये हमने मान लिया कि ये एक ग्लोब है। सबसे मिडल की अगर आप बात करें तो ये 0 डिग्री है। हिंदी मीडियम वाले इसको भूमध्य, यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसे इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये पूरे ग्लोब को, यानी कि ये पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। एक ऊपरी हिस्सा, एक इस लाइन के ऊपर और एक इस लाइन के नीचे। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ और साउथ में ये भूमध्य रेखा इसे डिवाइड करती है। ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा भी 2 चीज और है। ये भूमध्य रेखा 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इसके अलावा भी एक लाइन है जिसे हम कहते हैं जीएमटी। ये जीएमटी क्यों बोलते हैं हम इसे बाद में देखेंगे। हालांकि हम यहां पर इतना समझ लेते हैं कि इसका मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ ग्रीनलैंड है और वहां से गुजरती हुई एक रेखा जो काल्पनिक रेखा है वो गुजरती है यहाँ से, और इसलिए हम इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। यहां से अगर हम आगे जाएंगे इसको 0 हमने माना, जहां पर दोनों रेखाएं करती है उसको हमने 0 मान लिया है। तो यहां से मीन टाइम है, ये सबसे मध्य का समय है, इसलिए हमने इसको यहां से 0 माना है। हम आगे पढ़ेंगे कि समय किस तरह से आगे जाती है या पीछे जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये वाला जो पार्ट है, बेसिकली जो ये वाला टोटल पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, और जो अपर वाला पार्ट है
वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। लेकिन ये जो लाइन है ये दो पार्ट में बांटती है, एक ये वाली और दूसरा ये वाला पार्ट। एक ये वाली पार्ट और दूसरी ये वाली पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम इसको बोलेंगे, चूंकि यहाँ से हम जब मैप कंक्लूड करते हैं तो वहां पर दो चीजें हम जरूर ध्यान देते हैं, एक नॉर्थ किस तरफ से और ईस्ट किस तरफ से। तो नॉर्थ हमेशा हम ऊपर की तरफ लेते हैं और ईस्ट हम राइट साइड में लेते हैं। तो ईस्ट के अपोजिट हो जाएगा वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ। इसलिए हमने इसको साउथ हेमिस्फीयर बोला था, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोला था। अब चूंकि ये वाला पार्ट जो हो गया, ये जो लाइन है ये दो पार्ट में बांटती है, ये और ये वाला वेस्ट की तरफ है और ये वाला ईस्ट की तरफ है, यानी कि ये हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट और ये हो जाएगा वेस्ट पार्ट। ठीक है, तो अब हम जरा सा ध्यान देते हैं, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये ईस्ट, यानी ये दोनों वेस्ट वाला पार्ट है और ये दोनों ईस्ट वाला पार्ट। अब जो भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भारत आकार और स्थिति, यानी कि भारत साइज एंड लोकेशन, तो हम साइज की अगर बात करें तो जो भारत का साइज है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। इसका क्या मतलब है वो भी हम जानेंगे। दूसरा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट। ये जरा सा हम इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम जरा सा इसको क्लीन करते हैं। ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ। 0 डिग्री से आगे जाएंगे, ये है कुछ यहाँ पर इस तरह से। चूंकि अब हम पहले नॉर्थ की बात कर लेते हैं, यानी इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ये जो लाइन है, जो इसकी स्थिति है वो है कुछ 8 डिग्री और 4 मिनट। ये है 8 डिग्री और 4 मिनट से कहां तक, नॉर्थ में हम जा रहे हैं, जितना नॉर्थ में चले जाए। 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। ये 8 डिग्री है, 9 10 11 12 22 फिर 23 24 25 26 27 करते 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 37 डिग्री पर पहुंचेंगे हम। यानी कि 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट तक, यानी ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री और 6 मिनट। और ऊपर बढ़ेंगे 37 38 39 40 41 42 43 44 45 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और एक समय आएगा जो 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, वो है ध्रुव, यानी कि जो पोल है। तो ये हमारा हो गया 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया, ये हमने बात कर लिया नॉर्थ की। अब हम जरा सा बात करते हैं कि ये इसका एक्चुअल लोकेशन कहां पर है। तो हमने ये देख लिया कि इससे ऊपर है, लेकिन इससे ऊपर कहाँ, तो ये हमने देख लिया कि यहां से यहां के बीच में लाई करती है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऊपर यहां से यहां तक तो है, लेकिन यहां से यहां तक में तो यहां से यहां भी आ जाता है ना। तो ये वाला पार्ट है या ये वाला या ये वाला, तो हम उसको इस तरह से बांध देंगे। जैसे यहां से
इस बीच में तो सब कुछ आ जाता है ना, इस बीच में जितना भी कुछ है, लेकिन हमें वो नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है। लेकिन ठहरो, रुको, इससे इधर और इससे इधर हमें वो भी बताना पड़ेगा। तो हम एक लाइन खींचते हैं कि इससे इधर है, ये वाला पार्ट हमारा नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा है। जैसे हम एक जमीन लेते हैं, वहां देखते हैं ना, चारों तरफ के हिस्से का हम बताते हैं कि ईस्ट में वो है, नॉर्थ में फला है, वेस्ट में अगर हम जाए तो गजेंद्र चौधरी है, राइट में अगर हम जाए तो ये है। तो मतलब एक खाका तैयार करते हैं, जो आपने पहले 6th में, 7th में, 8th में पढ़ा होगा। तो ये ईस्ट वाला जो पार्ट हम लेते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे और इसे दोनों को ईस्ट में ही मापेंगे। 68 डिग्री टू 7 मिनट। तो ये जो गुजरात वाला पोर्शन है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट फ्रॉम 68 डिग्री टू 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट, 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। अब हम इसको जूम करके देखेंगे। ये तो हमने यहां पर बता दिया, अब हम इसको एक बार जूम करके देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक, ये है हमारा 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ, और ये है हमारा 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। ये जो गुजरात वाला पोर्शन है, ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हमारा है वो है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा एक्चुअल जो लोकेशन है वो है जो ग्लोब पर है, ठीक है। तो ये हमारा जो लोकेशन है वो ग्लोब पर है। अब हम जान चुके हैं कि इस पूरे ग्लोब पर जो हमारा प्यारा भारत है वो कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 लाइन, अगर इंडिया के हम पोजीशन की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 2 लाइन है। पहली लाइन है चूंकि ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये है 37 डिग्री यहां तक। एक लाइन है जो भारत से गुजरती है और वो है भारत के लगभग बीच से गुजरती है और 2 भागों में बांटती है। ये जो लाइन है वो है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये है ये 23.5 डिग्री है और इसको हम बोलेंगे कैंसर लाइन, यानी कि कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, हमारे भारत से ही गुजरती है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है वो हम आगे देख लेंगे एक बार। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसका एग्जाम्पल है, सॉरी, इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसको मैं सीरीज में लिख देता हूं ऊपर नीचे करके। मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल,
र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये हमारा है जो जिससे ऐसे राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री और 30 मिनट। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और ये भारत को 2 भागों में बांटती है। यहीं से आपका शुरू होता है क्लाइमेट, यहीं से शुरू होता है आपका आकार। तो ये जो लाइन है ये एक तो अपर और लोअर भाग में बांटती है। अपर भाग की अगर हम बात करें तो ये नीचे वाला उष्ण कटिबंध, ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है। ये भारत के 2 अलग अलग, जो भारत के मुख्य भूमि से सटे हुए हैं लेकिन जल के द्वारा अलग हो चुके हैं। यहाँ जल के द्वारा, तो ये भारत के मुख्य भूमि से अलग भारत की ही भूमि है, जिसे जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप नाम से है। कि ये जो ये अंडमान निकोबार द्वीप है, इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो था इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट जो समुद्र में अभी डूब चुका है। ये जो इंदिरा पॉइंट है अभी वर्तमान में ये समुद्र में डूब चुका है, इसलिए। लेकिन सबसे जो पहले होता था, सबसे दक्षिणतम भाग, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग, तो हम कहते थे इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों ये था हमारा भारत की स्थिति, यानी कि हमने जाना कि भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है विश्व में, ये हमने जाना। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के आकार की। इसमें विश्व में सबसे जो बड़ा कंट्री है वो है रसिया। जो 7वां सबसे बड़ा कंट्री है वो है हमारा प्यारा भारत। तो ये भारत से ये 6 देश बड़े हैं, 7वां भारत है, और जितने भी देश हैं वो भारत से क्षेत्रफल में छोटे हैं। तो इस तरह से है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा में अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार सहित प्लस लक्षद्वीप, ये दोनों मिलाकर आपको 7516.6 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर अगर हम समझे, यहाँ पर आपको मैप बनाना जरूर से आना चाहिए। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी। तो अगर हम बात करें समुद्री सीमा की, तो ये जो समुद्र के साथ जो सीमा साझा करती है, ये आपको है 7516.6 किलोमीटर। जो सी के साथ साझा नहीं करती है वो है आपका 15,200
किलोमीटर। ये इधर से है, इधर से ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर है 15,200, और जो सी वाला है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, इंक्लूडिंग अरब, अंडमान एंड निकोबार, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार, और अरब सागर में लक्षद्वीप। ये मिला करके आपको इतना है। देखिए, आप जितनी बार भी मैप्स ड्रॉ करेंगे, आप अपने भारत को उतने ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जितना आप मैप्स पर प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही बेहतर मैप ड्रॉ कर पाएंगे और चीज़ें आपको उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। तो कोशिश करें कि मैप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको गलती होगी, बहुत गलती होंगी, पर एक समय ऐसा आएगा कि आप मैप बनाने में माहिर हो जाएंगे। आप 30 सेकेंड के अंदर मैप ड्रॉ कर देंगे। यह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ है मरुस्थल। यह है गुजरात वाला पोर्शन, यह है अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, यह है तमिलनाडु, यह है केरल वाला पोर्शन। यहाँ पर है सी, यहाँ पर भी है सी, यह है बे ऑफ बंगाल, यह है अरेबियन सी। अब जरा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा ढेर सारा माउंटेन्स है। ये आपका माउंटेन्स है। यहाँ पर है पामीर ग्रंथि। ये है आपका पामीर ग्रंथि। यहाँ पर है अक्साई चीन, पामीर की ग्रंथि, या इसे पामीर की का ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर है माउंटेन्स, जो है ये आपके माउंटेन्स है। यहां से निकलती हैं ढेर सारी रिवर्स, यमुना, गंगा। यमुना आकर गंगा में मिल जाती है। ये आपको कोलकाता होते हुए, हुगली होते हुए नीचे गिर जाती है। तो ये है आपका माउंटेन्स, ये है आपका रिवर, और यहां पर है आपको, ये है आपका रिवर, और ये है आपका प्लेटू। ये है आपका प्लेटू। तो हमने देखा कि माउंटेन है, रिवर है, प्लेटू है, तो निश्चित तौर पर फील्ड भी होगा जिसमें हम रह रहे होंगे। ये जो गंगा रिवर है, ये अपने साथ ढेर सारे अवसाद को लेते हुए आती है और यहाँ पर एक फील्ड का निर्माण करती है। तो ये बेसिकली ये जो इसके ये और ये जो हिमालय है, जो माउंटेन है, और ये जो प्लेटू है, उसके बीच में जो रिवर है, रिवर के दोनों ओर आपको फील्ड्स मिलेंगे। तो ये हमारा फील्ड वाला एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पर फील्ड है, रिवर है, प्लेटू है, माउंटेन्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में आपको डेजर्ट भी है। हमने हॉट डेजर्ट क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे ही देश में कोल्ड डेजर्ट भी है। अगर हम यहाँ पर बात करें लद्दाख की, जो लद्दाख वाला हिस्सा है, ये है कोल्ड डेजर्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे सह्याद्री, ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट है, ये हो गया पूर्वी घाट। यहाँ पर आपको ढेर सारे माउंटेन्स मिलते हैं, जैसे आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये आपको महाराष्ट्र है, जिसमें आपको ढेर सारे गुफाएं मिलेंगी, जैसे एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। आपको इस तरह की हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको भारत क्यों पढ़ना चाहिए, भारत के विषय में ऐसा क्या है जो बहुत रोमांचक है। चूँकि अब हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ से आपको चीज़ें समझना ज़्यादा रोमांचक लगेगा। यहाँ सब कुछ खुल करके आया है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत रोमांचक हैं और आपको निश्चित तौर पर पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखिए, अब यहाँ से आपको पढ़ने में बहुत ही रोमांचक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्ट्री है जो आपको जानने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये इसका जो माप है वो है 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये है ईस्ट और ये है 97.97 डिग्री एंड 26 या 25 मिनट। ये यहाँ है आपका एक दोस्त, यहाँ पर आप हैं। तो अगर आप मान करके चलते हैं कि आप गुजरात में हैं, आपका एक मित्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, आपने कॉल मिलाया अपने मित्र को, और भाई क्या कर रहे हो? वो बेचारा कह रहा है भाई मैं तो ऑफिस चला गया। आप कह रहे हैं अरे इतनी जल्दी ऑफिस चले गए? आपने बोला कि भाई अभी तो 9 ही बजे है। ये बोलता है भाई 9 बज गए, सूरज सिर पर है। मतलब 7 बजे अगर यहाँ पर आप उठते हैं तो 2 घंटे में आप तैयार नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पर 5 बजे ही सूरज उग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा सन राइजेज इन द ईस्ट, ज्यादा ईस्ट कौन है? ये। तो यहाँ पर सूरज पहले दिख गया, यहाँ पर सूरज बाद में दिखा। कितने देर बाद? यहाँ पर अगर सुबह 5 बजे आपको सूरज दिख जाता है तो यहाँ आपको सुबह 7 बजे सूरज दिखता है। यहाँ के लोगों को 4 घंटे का समय मिल जाता है। 9 बजे अगर ऑफिस खुलती है तो 4 घंटे का बीच में समय मिल जाता है, और यहाँ पर सुबह ही 7 बजे होती है, और अगर 9 बजे ऑफिस खुले तो यहाँ के लोगों को 2 घंटे मिलता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें? 11 बजे खोले क्या? नहीं। तो भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ 2 घंटे का जो अंतर है उसको हमने डिवाइड कर दिया, और जो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर यहाँ के मुताबिक समय देखेंगे या यहाँ के मुताबिक, हमने एक मानक रेखा तैयार की जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ से नहीं है बल्कि थोड़ा सा मेरे मैप में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आपको यहाँ से कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर मूवी आपने देखी होगी, जो वेब सीरीज है मिर्जापुर, ये आपने जरूर देखी होगी। तो ये जो 82.5 डिग्री है ये 4 राज्य से गुजरती है। यूपी, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी। तो ये जो 82.5 है ये यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र। पता चला कि मैं एपी लिख दूं और आप अरुणाचल प्रदेश पढ़ रहे हो। आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये 4 राज्यों से गुजरती है जो हमारे मानक रेखा है 82.5 डिग्री। तो इसके बाद हम जरा सा देखते हैं, ये तो हमने भारत का ओवरव्यू देख लिया। अब हम भारत और विश्व के साथ इसका क्या संबंध है, यानी कि भारत और विश्व को अगर कंपेयर करें तो एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशन बनाए हुए हम वो देख लेते हैं। ये है अरब सी, ये है बे ऑफ बंगाल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अरब सागर और ये बे ऑफ बंगाल। चूंकि यहाँ आपको पाकिस्तान मिलता है, ये आपको मिलता है नेपाल, ये आपको मिलता है चाइना और ये है चाइना और ये है अफगानिस्तान। इधर आपको अगर आप आएंगे तो इधर आपको मिलेगा अरब सागर, इधर आपको मिलेगा अरब सागर। तो ये चीजें होंगी। जो हमारा एशिया है सबसे दक्षिणतम जो पार्ट है वो है हमारा भारत। इसके दोनों तरफ से सी है जो कि इसको पोर्ट यानी बंदरगाह, जो इसको अलग देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ऑप्शन देता है, बेहतर स्थिति प्रदान करता है। ये भी है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, आप इसको बेहतर स्थिति प्रदान करती है। यहाँ पहले के समय से यूरोप से बहुत सारे चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता था और एक्सपोर्ट किया जाता था। तो जो हमारी संस्कृति रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वो स्टार्टिंग में लैंड के थ्रू, जो यहाँ पर आपको माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं, 2 माउंटेन्स के बीच में जो आपको, जैसे आपको दो माउंटेन्स के बीच में जो पासेज है, वहां से संस्कृति, जो कल्चर है, जो वस्तुएं हैं, उसका आदान और प्रदान होता था, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था। यहाँ पर ढेर सारे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, उसके बीच में जो पासेज है वहां से होता था। जैसे सी है, सी से होता था। तो अलग अलग जगहों से आपको मिलता था। ये हम देख रहे हैं जो विश्व और भारत हैं उनके संबंध किस तरह से हैं। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला हो गया। ये नेपाल और भारत, रोटी और बेटी का रिश्ता है इनका। तो बाहर में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर ढेर सारे आर्किटेक्चर का निर्माण करते थे। यहाँ के जो वस्तुएं थी, जो हस्तशिल्प कला थी, वो बाहर जाते थे। जैसे सूती कपड़ा, जैसे यहाँ का शोरा, जैसे यहाँ की अफीम, जैसे यहाँ के चीनी, जैसे यहाँ हीरा, सोना, चांदी, इन चीजों का
एक्सपोर्ट होता था अदर कंट्री में, ये चीजें हमारे घर में बनती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज थे, जैसे कि मृदभांड, ढेर सारे बर्तन, बहुत सारे हस्तशिल्प यहाँ पर हुआ करते थे जो आज भी बहुत फेमस है। हमारे बिहार की ही अगर बात कर लें, पेंट है, मधुबनी पेंट, पेंटिंग, ये सारी चीजें जो थी जो एक्सपोर्ट की जाती थी बाहर के देशों में, इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था, जो कि इनके बराबरी का कहीं पर हुआ नहीं करता था। इसके अलावा भी बहुत चीजें इंपोर्ट की जाती थी, जैसे स्लीपर्स के लिए लकड़ी, हीरा, इसके अलावा स्टील। हालांकि बाद में हमारे इंडिया में भी स्टील के प्लांट्स लगाए गए हैं और बहुत बड़े लेवल पर लगाया गया, लेकिन ये उससे पहले की बात हो रही है। तो ये चीजें हमारे देश में इंपोर्ट की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि एक मार्केटिंग करने के लिए अपने सामान को ये ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ भेजा करते थे उस समय के राजा महाराजा। तो व्यापार हम लोगों का चलता रहता था। तो ये हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो गई। आगे हम देखते हैं कि भारत और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत और इसके पड़ोसी देशों में 7 पड़ोसी देश हैं इसके। ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल, ये है चाइना, ये है अफगानिस्तान। हालांकि हम अफगानिस्तान को कम ही काउंट करते हैं। ये है आपका श्रीलंका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। हम फिलहाल अफगानिस्तान को ऑफिशियली काउंट नहीं करते, क्योंकि इसका एरिया जो है बहुत कम टच होता है, और जिस एरिया में टच होता है वो है POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। तो पाकिस्तान, नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा चाइना, पांचवा बांग्लादेश, छठा म्यांमार और सातवां श्रीलंका। अगर स्थलीय की बात होगी तो ये 6, और अगर समुद्री की बात होगी तो श्रीलंका। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जितने भी देश हैं, जितने भी खासकर एशिया के देश हैं, उसमें भारत की जो स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति है, यानी सेंट्रल में है। भारत से ईस्ट में भी ढेर सारे कंट्री हैं और वेस्ट में भी है, क्योंकि भारत के पास ये विशाल समुद्री तट है। इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो बिजनेसेस होते हैं, जो यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए जाते हैं, वो यहाँ पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा संभावना है अगर हम उसका सही उपयोग करें तो। और इसलिए हमारा देश जनसंख्या बहुत ज़्यादा होते हुए भी उसका बहुत लाभ उठा रहा है, उस जनसंख्या का। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पॉपुलेशन डिविडेंड की बात की थी, हम कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा अगर हम एक शॉर्ट में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब जब हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ा कि भारत और इसकी स्थिति, साथ में इसका आकार। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भारत विश्व में क्या पोजीशन रखता है,
क्या इसकी स्थिति है। इसके साथ ही भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हमने जाना। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपसे एक सजेशन है और थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है कि आप निश्चित तौर से जो अभ्यास प्रश्न इसमें दिए गए हैं आप उसको सॉल्व करें। आपको आगे चल कर के ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा समय दें, चीज़ें खुद ब खुद आसान होती चली जाती है। आप चीज़ों को जितने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो निश्चित तौर से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी भी घटता नहीं है। धन्यवाद।